2 घंटे मेरे हैं उसमें से, 1 घंटा ये मुझे। तो पता चल रहा है कि ऑनलाइन मंगाया? तो विजिट में प्रॉब्लम है, देखिए ये भी कम कर दो। इधर होगा ना प्रॉब्लम? नहीं ऐसा है जब चले तो सर्विस से बोल रहे हैं क्या ना तुम चाय पीना चाय पीना क्या मैं नहीं मुझे वैसे ही काम करते इस लैपटॉप पे होगा। हाँ अब लेना मुझे बोले देखिए तो मैं साल को एप्पल का स्पीकर कनेक्ट करके ना साल को मैं एप्पल में ऑनलाइन कर दूँगा। क्या देख रहे हो? जेली बना के रखी है तो लोग भी खानी है। लिंक से कनेक्ट किया था ना पोस्ट के ऊपर से। मेरे को तो प्रोसेस सिर्फ ये तो नहीं ये नहीं ठीक है ताकि दोबारा में नहीं देता नहीं ठीक है देखिए मैं आपके लिए पाऊँ। सारे टिफिन आपके पास से जाते हैं। ये
Assalamu alaikum everyone. Bete, can you hear me today? Yes. ओके बेटे, सिर्फ कपल ऑफ मोर मिनट्स में वेट करूंगी ताकि बाकी बच्चे भी ऑनलाइन हो जाएं, फिर उन्हें टाइम नहीं मिलता एंड देन वी गोना स्टार्ट। ओके, तब तक हमारी पीपीटी भी आ जाएगी। सलाम बेटे, सलाम टू एवरीबडी। मैनेजमेंट में से स्टार्ट करने लगी हूँ आज मैं। हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने तुम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन बताई थी और ये बताया था इंटर ग्रुप, इंट्रा ग्रुप, और दूसरा मैंने क्या बताया था, एक ग्रुप के दरमियान इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटर ग्रुप, इंट्रा ग्रुप, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं। वालेकुम सलाम बेटे। और ये क्या क्या होती है, किस तरह इसको हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो मैंने सारा लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था। आज मैं बताऊंगी डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटजीज और किस वक्त पर कौन सी कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटजीज हमने यूज करनी है। आई विल कवर ऑल दैट। बिफोर दैट प्लीज एक लाइन में मुझे बताओ, कॉन्फ्लिक्ट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? लेट मी नो एंड डू सपोर्ट योर आंसर। आंसर सपोर्ट करने के लिए मुझे डिफरेंस बताना है। कॉन्फ्लिक्ट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अकॉर्डिंग टू यू? बोथ? हाउ बोथ बेटे?
Okay, bete, sometimes destructive as it leads to fight and constructive as it leads to good decision. Okay, bete, cut short करते हैं. Okay, fine, you know a bit about it. सबसे पहले conflict जो है वो दो लोगों के दरमियान ऑब्वियसली इत्तेफाक राय ना होना किसी भी बात को लेकर वो कॉन्फ्लिक्ट है. और ये क्यों होती है? किसी के व्यूज चेंज हो, किसी के आइडियाज चेंज हो, और किसी के कस्टम्स चेंज हो किसी चीज को. मसलन कोई चीज किसी कल्चर में बैड मानी जाती है, अगले कल्चर में वो एक्सेप्ट की जाती है, तो ऑब्वियसली इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. कॉन्फ्लिक्ट जब दो पर्सन्स के दरमियान होगी तो इंटरपर्सनल होगी, और अगर विद इन द सेम पर्सनैलिटी एंड विद इन द सेम इंडिविजुअल होगी तो इंट्रापर्सनल होगी. दो ग्रुप्स के दरमियान इंटर ग्रुप, विद इन द सेम ग्रुप इंट्रा ग्रुप. conflict is very good because, or it's constructive because it leads to development as an individual. अगर conflict नहीं होगी तो हमें हालात से मुकाबला करने की हमें सलाहियत नहीं आएगी. conflict नहीं होगी तो जब जो लोग हैं वो नई बातें एक दूसरे के बारे में नहीं जान सकेंगे और अच्छी कोलैबोरेशन नहीं होगी. सो conflict is good in that way कि ये जो है वो एक ग्रुप्स को क्लोज टुगेदर आने में, इंडिविजुअल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन से काम करने में हेल्प आउट करती है. यहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ाने लगी हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट से डील करने की असल में स्ट्रेटजीज क्या हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जी बेटे, यहाँ पर मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ अब तुम लोगों को सबसे पहले कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं. कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की टेक्निक्स हमारे पास कौन सी हैं? ये जिस स्लाइड पे मैं अब आई हूँ पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर मैं बैक वाली स्लाइड का हवाला देकर उसको कवर करूंगी. पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ. कॉन्फ्लिक्ट के रिस्पॉन्सेज, इनको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज, या हम इन्हें कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स. ये सब इसी के नाम है. ये कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स के नाम से जानी जाती हैं. किसी के पास सुलेवान की बुक है, सुलेवान एंड डेकर की? डू यू हैव योर बुक्स ऑन यू? मैंने लास्ट टाइम बेटे तुम लोगों को कहा था जब भी मेरे साथ पढ़ो तुम्हारी किताबें तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए. होप तुम आज बुक्स लेके बैठे हुए हो. वाई नो सहर, बुक क्यों नहीं है बेटे? Kindly check your बेटे WhatsApp group. This is not acceptable. गिन के 3 किताबें तुम लोगों को दी हुई हैं. तुम लोगों को मैंने वकास गिल के नोट्स भी दिए हुए हैं. बेटे कितना वजन है उसका जो यू कैन नॉट कैरी इट विद यू.
नोट्स की कोई कॉपी नहीं है तुम लोगों के पास? मैंने क्लास में ग्रुप आपदा मैंने क्लास में नोट्स दिए थे फोटोकॉपी करवाने के लिए बेटे, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स बने हुए थे और मैंने तुम लोगों को कहा था ये तुम्हारे पास होनी चाहिए. डू यू पीपल हैव इट और नॉट? Ronald, bete, book is not enough. We need some supporting documents like the notes as well, so you can prepare yourself. एक बच्ची ने लिए थे तो एक बच्ची को मैंने कॉपी करने के लिए तो दिए थे, कॉपी करके रख लेने थे. मैंने तुम लोगों को डोनेट थोड़ी कर दिए थे सहर, कॉपी करके रखने थे वो अपने पास. साथ ही लॉकडाउन हो गया तो मुझे पता था यही जवाब आएगा. बहाने बनाने में तुम लोग नंबर 1 हो. इट्स ऑल राइट. तुम लोगों के जो कुलीग्स पहले मुझसे पढ़ के गए हैं, तुम लोग एक ही हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो, हर अस्पताल में पूरी की पूरी खेप मौजूद है मेरे स्टूडेंट्स की. वहां कोई भी जो तुम्हारा सीनियर मौजूद है जो मुझसे पढ़ के गया हुआ, उसके पास वकास स्किल की कॉपी जरूर होगी. गेट इट फ्रॉम देम एंड गेट इट कॉपीड फॉर योरसेल्फ एंड लेट मी नो. नेक्स्ट टाइम सबके पास होनी चाहिए वो. अब सारी बातें हम खत्म करते हैं और लेट्स कम टू द पॉइंट प्लीज. सबसे पहले मैंने तुम लोगों को अब ये कॉन्फ्लिक्ट वाले लेक्चर पे आओ, इसको भी हम देख लेते हैं. तुम लोगों के एग्जाम्स भी प्लान हो रहे हैं और एक टेस्ट भी पेंडिंग है, याद है ना? टेस्ट की डेट भी मैं ओवर द वीकेंड अनाउंस कर दूंगी. नेक्स्ट वीक में तुम लोगों का टेस्ट एक्सपेक्टेड है और जुलाई में मिड टर्म्स है तुम्हारे. ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं. अब देखो, जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुई है, अब कॉन्फ्लिक्ट को अनअटेंडेड या अनरिजॉल्व तो नहीं छोड़ देना. जब मैंने तुम लोगों को बताया था इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी विद इन द पर्सन जब हमें कोई फीलिंग होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो बहुत जरूरी होता है कि हम किसी से उसको डिस्कस करें. अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाएंगे, ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा. सो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है दैट यू हैव टू फाइंड आउट एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेज में यहाँ पर हेडिंग देखो, पहला रिस्पॉन्स है कॉन्फ्रंटेशन का. यहाँ मैंने सिर्फ हेडिंग्स दी हुई है, एक्सप्लेन मैं करूंगी. याद तुमने कहाँ से करना है? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अभी 2 इमेजेस सेंड किए हैं. एज इट इज वहां पर जो लिखा हुआ है सारा का सारा तुमने वहीं से याद करना है. ये पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे पेपर में कॉन्फ्लिक्ट पे जरूर क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं. ये तुम्हें आ गए तो तुम बहुत से एमसीक्यूज को डील कर सकोगे, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल क्लियर करना है. कॉन्फ्रंटेशन, सबसे पहले कन्फ्रंट करना. कन्फ्रंट हम अक्सर कहते हैं ना, अगर तुम्हें इससे ये मसला है तो जाओ उसको कन्फ्रंट कर लो. तो तुम्हारे ख्याल से कन्फ्रंट क्या होता है? प्लीज जो तुम्हारे जहन में पहली बात आ रही है, विदाउट व्हाट्सएप के उस क्लिप को देखे बगैर यहाँ मुझे टाइप करके बताओ, तुम्हारे ख्याल से कन्फ्रंटेशन क्या होती है और अच्छी होती है कि बुरी होती है? पहले तो ये बताओ कि होती क्या है. जो भी जहन में आ रहा है टाइप करो. यू डोंट हैव टू रीड इट फ्रॉम देयर.
anything that can be sought out, resolve the problem with knowledge, arguments to solve. Okay, keep on going. इफ्रा, रोनाल्ड, तुम दोनों के ख्याल में बेटे क्या होती है कॉन्फ्रंटेशन? सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे इसमें. Anything which comes to your mind, bete, just share it with me. There is no right or wrong answer here. Find out the solution with someone. Okay. गुड. जब तक खुद पार्टिसिपेट नहीं करोगे कोई भी चीज समझ नहीं आती है, चाहे आंसर राइट है चाहे रॉन्ग है. आई डोंट केयर. आई जस्ट वांट यू टू थिंक, राइट इट डाउन एंड पार्टिसिपेट. रोनल्ड के जवाब का वेट कर रही हूँ, इफ्रा के जवाब का. कुछ भी सॉर्ट आउट करना मैम. ओके इफ्रा, अब रोनल्ड रह गया. रोनल्ड का रिप्लाई आएगा, फिर मैं शेयर करूंगी अपनी थॉट्स. कम ऑन रोनल्ड. या फिर जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो. ओके आपदा, गुड, शाबाश. आपदा, डायरेक्ट बात करके सोल्यूशन निकालना इज गुड और बैड. यहां तक तुमने बताया. अगला स्टेप, अगले स्टेप का भी जवाब दो बेटे, फिर मैंने तो जो समझाना है मैं समझाऊंगी. डायरेक्ट बात करके तुम्हारे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट का देयर एंड देन रेजोल्यूशन इज गुड और बैड. सेटलमेंट विद कॉम्प्रोमाइज. ओके, दिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज बट इट्स ऑल राइट. यू कम अप विद समथिंग. मैं एक्सप्लेन करूंगी कॉम्प्रोमाइज क्या होता है. Confrontation is not compromise, but good. Keep on participating. Abda, it's good. अच्छा जी. Abda, how it's good बेटे? I know तुम लोगों को टाइपिंग से हो रहा होगा कि क्यों आंसर्स टाइप करें, बट सारा दिन चैट करते हुए मैसेजेस भी तो करती हो ना, टाइप करती हो. सो समझो ये भी वही वाली टाइपिंग है, चैटिंग वाली, बस इसमें स्टडीज इन्वॉल्व है. सो यू वोंट गेट बोर्ड आउट ऑफ इट. अपने बाकी कुलीग्स को बता दो, जो बच्चे ऑनलाइन सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मैं एग्जाम्स में उनको ना अपेयर होने दूंगी. जब अपेयर ही नहीं होंगे तो मार्किंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. मुझे इस क्लास में फुल अटेंडेंस चाहिए. इट्स नॉट लाइक तुम लोगों ने फीस पे कर दी है और बस तुम लोग अब पेपर में अपेयर हो गए, डिग्री लोगे एंड गॉन. आई वॉन्ट यू टू अटेंड द ऑनलाइन सेशंस. जो लोग नहीं है आज मैं मार्क करूंगी और नेक्स्ट टाइम से अब मैं ट्रैक रखूंगी कौन है कौन नहीं. अच्छा चलो, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. यहां तक आपदा का जवाब ठीक था, गुड. बाकी सबने भी अच्छी एफर्ट्स की, वेरी वेल डन. बेटे किसी भी पर्सन से खुद डायरेक्ट जाके बात करना जिससे तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है. ओके ठीक है आपदा, मैंने देख लिया बेटे तुम्हारा रिस्पॉन्स. वेरी गुड, कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग. बेटे कॉन्फ्रंटेशन, जिस बंदे से तुम्हें प्रॉब्लम है या जिसके साथ तुम्हारा कोई इशू चल रहा है, उससे देयर एंड देन जाके बात कर लेना और उसको रिजॉल्व कर लेना इज गुड. इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है. सबसे पहले मैं पढ़ने लगी हूँ वो बुक में से जहां से तुमने याद करना है, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है. ठीक है, यहाँ से पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ ताकि हम हर चीज को जो तुमने याद करना है उसके अंदर क्या लिखा है वो भी तुम्हें क्लियर हो. Confrontation is considered the most effective means for resolving conflicts. This is a problem-oriented technique in which the conflict is brought out into the open and attempts are made to resolve it through knowledge and reason.
The goal of this technique is to achieve win-win solutions. Facts should be used to identify the problem. The desired outcome should be explicit. Explicit का मतलब होता है clear होना, ठीक है? So the desired outcome should be clear. तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम explicit का word use करो. मैंने जो साथ में लफ्ज यूज किया तुम वो यूज कर सकते हो. This is the third time this week that you have not been here for report. According to hospital policy, you are expected to be changed, scrubbed and ready for report in the lounge at 7 a.m. is an example. वो कह रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड टेक्निक है. इसमें हमारा मेन फोकस मसले की तरफ होता है. हम ये देखते हैं कि ये मसला क्यों हो रहा है किसी दो लोगों के दरमियान या किसी दो ग्रुप्स के दरमियान. व्हाट्सोएवर इफ द नंबर, मसले को इवेल्युएट किया जाता है कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज टेकिंग प्लेस. उसके बाद हम नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. सो इसमें हम अटेम्प्ट्स मेक करते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए. और विन विन टेक्निक कहता है द गोल ऑफ दिस टेक्निक इज द विन विन स्ट्रेटजी. विन विन स्ट्रेटजी का मतलब बेटे ये होता है कि दोनों पार्टीज रजामंद हो जाए, ठीक है. फर्ज करो हम कहीं बाहर शॉपिंग पे जाते हैं और हम दोनों को एक ही जैसे दो ड्रेसेस पसंद आ जाते हैं, दो फ्रेंड्स को, और जो ड्रेस है वो एक ही है. तो जिसने पहले जाके सेलेक्ट किया या जिसने पहले बिल पे कर दिया वो विन है, जिसको नहीं मिला वो लूज है. लेकिन अगर वही ड्रेस मेरे पास दो मौजूद है और दोनों को एक एक मिल जाता है तो नोबडी इज लूजिंग एनीथिंग. सो दिस इज विन विन स्ट्रेटजी, ठीक है. तो वो ये कह रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन विन विन स्ट्रेटजी में आती है. विन विन स्ट्रेटजी में इसलिए आती है कि दोनों पार्टीज या दोनों इंडिविजुअल्स ओपन अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के, उनको मतलब लाइट में लेकर आते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर उनको रिजॉल्व करने के लिए अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस यूज करके डेफिनेटिव सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं. अब ये बहुत अच्छी टेक्निक है अगर देयर एंड देन इसको हम यूज किया जाए. फर्ज करो तुम्हें किसी से कोई इशू हो रहा है, तुम उसी वक्त उससे जाके बात कर लेते हो उसको सॉल्व करने के लिए, तो इट्स अ गुड टेक्निक, ठीक है. लेकिन ये बैड इसलिए होगी अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ किसी, फर्ज करो कि अच्छा एक एग्जांपल और तुम्हें देती हूँ तुम्हारी डेली रूटीन में से. तुम डेली जॉब पर जा रही हो, तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है लेकिन तुम 9 बजे जाती हो, जबकि 8 बजे तुम्हें प्रॉपरली हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में स्क्रब्ड अपनी जगह पर रिपोर्टिंग करनी है अपने हॉल में जो भी तुम्हारी जगह है. लेकिन तुम डेली 9 बजे जा रही हो और ना ही प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो ना ही प्रॉपरली स्क्रब्ड हो. अब तुम्हारा जो मैनेजर है उसने एक दिन नोट किया, तुम्हें दूसरे दिन नोट किया, एक दिन चलो इग्नोर कर दिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी जब इस तरह हुआ या तुम्हारी ये हैबिचुअल रूटीन बन गई तो ही विल कम टू यू जस्ट जिस वक्त तुम आए हो 8 बजे या 9 बजे, वो उसी वक्त आएगा और तुम्हें कहेगा कि देखो तुम्हारे आने का टाइम 8 बजे था, तुम कितने बजे आई हो, 9 बजे. अब जब तुम आई हो वो उसी वक्त तुम्हें घड़ी दिखाकर उसी वक्त तुम्हें कॉन्फ्रंट कर रहा है और तुम्हें ये भी बता रहा है कि ये तीसरी दफा ऐसा हुआ है इस वीक के अंदर. ये एग्जांपल यानी कि तुम्हारी प्रॉब्लम को तुम्हारे सामने डायरेक्टली तुम्हारे सामने वो डिस्कस कर रहा है या तुम्हें रियलाइज करवा रहा है. तो इट मीन्स उसी वक्त कॉन्फ्रंटेशन हो गई है, ठीक है. अब इसका फायदा क्या है, अगर तो मैनेजर तुम्हें अकेले में जाके ये बात कर रहा है या किसी कॉर्नर में ले जाता है और कहता है कि देखो ये अच्छी चीज नहीं है, तो कन्फ्रंटेशन इज गुड, क्योंकि उसी वक्त हमने आपस में तुम्हारी गलती तुम्हें बता दी, तुम्हारा जो भी रीजन है तुमने बता दिया और तुमने आइंदा के लिए सॉरी कर लिया कि मतलब पिछली बातों के लिए सॉरी और आइंदा ऐसा नहीं होगा. सो इट्स मीन द प्रॉब्लम इज सॉल्व देयर एंड देन. जो इश्यू था जिसके साथ था उसी वक्त डिस्कस हो गया और मैंने तुमसे अकेले में जाके डिस्कस किया. सो गुड, यू आर नॉट फीलिंग ह्यूमिलिएटेड और एनीथिंग. लेकिन अगर मैं यही बात तुम्हें पूरे स्टाफ के सामने 10-12 लोगों के सामने कहती हूँ कि तीसरी दफा तुम लेट आई हो और क्यों नहीं टाइम पे आती एंड ऑल दैट, व्हाट विल हैपन? You will feel like the other person is insulting you, which is not a good way. So confrontation is good technique, win-win strategy, लेकिन इसे ठीक तरीके से किया जाए, यानी कि पर्सन की प्राइवेसी को मद्देनजर रखा जाए और सेल्फ रिस्पेक्ट को.
अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा और सबके सामने जाके उसकी इंसल्ट की जाएगी, तो हो सकता है अगला बंदा उसी वक्त गुस्से में आगे से तुम्हें कुछ कह दे, ठीक है, तुम्हें गुस्से में आगे से कुछ कह दे, बात और बिगड़ जाए, देन यू विल से समथिंग, द अदर पर्सन विल से समथिंग, so it will turn out to be a disaster. So confrontation is good when done in a right way at the right time, is bad when is done inappropriately. Am I clear, बेटे? इसके बाद अब मैं चाह रही हूँ, जो मैंने तुम्हें आगे का सारा पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है, वो जो मैंने तुम्हारे साथ किताब की स्क्रीनशॉट शेयर की है उसके अंदर सारा लिखा हुआ है. सो योर जॉब इज नाउ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स कॉन्फ्रंटेशन की पूरी हेडिंग शुरू से लेके एंड तक अभी के अभी रीड करो, और तुम्हें जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करो. इफ यू आर क्लियर, राइट इट दैट इट्स डन, और फिर मैं आगे मूव करूंगी. ठीक है, ठीक है अरूज, समझ आ गया है. अब मैं चाह रही हूँ किताब वाला भी सारा पढ़ो, वो पूरी हेडिंग पढ़ो जो अभी की अभी लिखी है. बाद में तुम लोग नहीं पढ़ते, मेरे सामने अभी की अभी रीड करो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं. यू हैव 5 मिनट्स, कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
ओके बेटे, क्लियर। मैं स्टार्ट करूं फिर आगे से? सारा रीड कर लिया है? ओके ग्रेट। पहला कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स हमारा क्लियर हो गया है, वेरी गुड, जिसका नाम है कॉन्फ्रंटेशन। अब हमें कॉन्फ्रंटेशन के फायदे भी पता है, नुकसानात भी पता है। फायदे ज्यादा हैं, बस टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड हम टेक्निक की तरफ आते हैं जिसका नाम है निगोशिएशन। ठीक है, निगोशिएशन का मतलब होता है मुज़ाकरात करना। ठीक है, निगोशिएशन का मतलब है मुज़ाकरात करना। Negotiation involves give and take on various issues among the parties. Its purpose is to achieve agreement even though consensus will never be reached. Therefore, the best solution is not often achieved. Negotiation often becomes a structured formal procedure as in collective ये करने की जरूरत नहीं है. However, negotiation skills are important in arriving at an agreeable solution between any two parties. ठीक है, अब हम अगली टेक्निक की तरफ आते हैं जिसका नाम है निगोशिएशन। और निगोशिएशन का उर्दू में मतलब है मुज़ाकरात। निगोशिएट का मतलब होता है दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस पर निगोशिएट करती हैं, मुज़ाकरात करती हैं। ठीक है, ये गुड रेजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक नहीं है। क्या होता है इसमें कि जो ताकतवर पार्टी होती है, दो पार्टी है, फर्ज करो, और या कोई बिजनेस है, फर्ज करो कोई बिजनेस हम रन कर रहे हैं और उसमें दो लोग बिजनेस पार्टनर है। एक बंदा 60% का शेयर होल्डर है और दूसरा बंदा 40% का। जो 60% का शेयर होल्डर है उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, 40% वाले की कम मानी जाएगी। मे बी 40% वाला कुछ बातों में ठीक हो, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस और पावर जो है, हम जो डोमिनेंट पार्टी है उसकी ज्यादा चीज बात मानेंगे। एग्जाम्पल ले लो पाकिस्तान और अमेरिका की। अमेरिका आपके सामने 10 शर्तें रखता है, आप 9 मान लेते हो, एक रिजेक्ट कर लेते हो। आप 10 रखते हो, वो 9 रिजेक्ट कर लेता है, एक मान लेता है। सो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड ऑन द पावर। जब हम करते हैं मुज़ाकरात तो उसको निगोशिएशन कहते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम के बजाय एक दूसरे के जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो उसमें से ज्यादा ताकतवर होगा उसकी ज्यादा बातें मानी जाएंगी, अगले बंदे की कम। बट समहाउ यू विल कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि एक बाहमी तुम लोग आपस में कर लोगे, कोई फैसला कर लोगे। जैसे कितनी ज्यादा ट्रीटीज होती हैं डिफरेंट मुल्कों के दरमियान में, सिंतास का मुआहिदा, ये सारे क्या है, बाहमी मुशावरत से कुछ शर्तें लिख दी जाती हैं। हर बंदा या हर पार्टी या मुमालिक के दरमियान, उसके दरमियान आपस में एक मुआहिदा तय पाया जाता है और उसके ऊपर हम उसको सॉल्व करते हैं। आपदा पूछ रही है निगोशिएशन में किसी थर्ड पार्टी की भी हेल्प आ जाती है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट? इट डिपेंड्स बेटे। नॉर्मली ये दोनों पार्टीज के दरमियान में होता है, थर्ड पार्टी न्यूट्रल हो ये फाइंड किया जाए। इसमें थर्ड पार्टी के बजाय ज्यादा फोकस दोनों पार्टीज के ऊपर होता है। थर्ड पार्टी का ज्यादा रोल नहीं होता बेटे, इसमें दोनों पार्टीज का आपस में ज्यादा मेन रोल होता है। मे बी समहाउ इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन किसी से ले ली जाए मदद, लेकिन अगर इसको मैं ट्रू सेंस में कहूँ तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। This is just between the two countries or two people, depending upon their influence. The terms and conditions are agreed upon. Clear, Abda? Great. So negotiation भी यहाँ पे हो गई, लेकिन याद रखो कॉन्फ्रंटेशन एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थी। Negotiation is not a problem solving technique because instead of
focusing on the problem. The main focus is on what? The main focus is on the personal interests of the individual or the parties or whatsoever the case may be. Now again, I want you to read out that paragraph mentioned in the WhatsApp image which I have sent you from the from the Sullivan book, which next time you should have with you. Read it and let me know that everything is clear. So I will move to the third concept then, third response, sorry. 5 minutes हैं again तुम्हारे पास, please read it out everybody. इफ टाइम में चिट चैट नहीं करना, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, रीड इट आउट, बाद में तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ना. ओके बेटे, आपदा का क्वेश्चन है कि निगोशिएशन में भी दोनों पार्टीज एक दूसरे से डायरेक्ट बात करती हैं, तो कॉन्फ्रंटेशन से कैसे डिफरेंट हुआ? बेटे कॉन्फ्रंटेशन से ऐसे डिफरेंट हुआ कि कॉन्फ्रंटेशन में हमारा मेन फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसलिए वो विन विन स्ट्रेटजी होती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिसके पास ज्यादा ताकत है उसकी ज्यादा बातें मानी जा रही हैं, जिसके पास कम ताकत है या जिसका इन्फ्लुएंस कम है
उसकी कम बातें मानी जा रही हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं हुई, ये पर्सनल इंटरेस्ट, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसकी, अमेरिका की मैं ज्यादा शर्तें मान रही हूँ, मेरी अमेरिका कम शर्तें मान रहा है, प्रॉब्लम तो वही की वही रहेगी ना। हम सेंटर के रास्ते पे आए हैं, कॉन्फ्रंटेशन में सेंटर का रास्ता नहीं आता, कॉन्फ्रंटेशन में हमारा फोकस प्रॉब्लम भी होता है। हम ये नहीं देखते कि इस सोल्यूशन से इस बंदे को कितना फायदा होगा या इसको कितना, हम देखते हैं ये सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए कितना अच्छा है, और जो प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है हम उस पर रजामंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम प्रॉब्लम पे मेन फोकस है ही नहीं, ये तो इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस है। ठीक है, ठीक है, सिद्रा का पॉइंट भी ठीक है। आपका क्लियर हुआ बेटे? अब ओके, ग्रेट बेटे। अगले रिस्पॉन्स की तरफ बेटे मैं मूव करती हूँ फिर, अगर अभी तुम लोगों को क्लियर है। अगला रिस्पॉन्स है कोलैबोरेशन। बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन में क्या किया जाता है कि सारा का सारा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होता है, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होता। कोलैबोरेशन में जो भी प्रॉब्लम है उसको पार्टीज या इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के सामने रखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा बेस्ट डिसीजन होता है उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, और फिर देखते हैं कि डिफरेंट कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट हैं। जिस सॉल्यूशन के फायदे ज्यादा होते हैं और नुकसानात कम होते हैं उसको अप्लाई कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। ठीक है, ये बेस्ट टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, विन विन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि दोनों पार्टीज प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट डिसीजन है दोनों पार्टी उस पर मुत्तफिक हो जाती हैं और उसको अप्लाई करती हैं। अब जो कोलैबोरेशन के बारे में छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है किताब में वो पढ़ो, और वो पढ़ने के बाद मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि कोलैबोरेशन और कॉन्फ्रंटेशन में क्या फर्क है। तुम साथ साथ पढ़ रहे हो, मैं साथ साथ समझा रही हूँ ना। आप पहले वो पैराग्राफ पढ़ो कोलैबोरेशन का, फिर मुझे यहाँ लिख के बताओ कि कोलैबोरेशन और कॉन्फ्रंटेशन में क्या फर्क है। मुझे सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। यू हैव अगेन 5 minutes।
ओके बेटे, सबका रिस्पांस मोस्टली मेरे पास आ गया है, सबकी मैंने जवाब पढ़ ली है। इन कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन विद एन एनिमी एंड इन कॉन्फ्रंटेशन। सिद्रा क्या कहना चाह रही हो बेटे? अच्छा बेटे, थोड़ा सा फर्क अब देखो। ठीक है कि ओपोनेंट को डिफीट नहीं कर रहे, और ये ओपोनेंट को डिफीट हम करते हैं निगोशिएशन के अंदर, क्योंकि निगोशिएशन के अंदर जिसकी ज्यादा बातें मान लेते हैं वो विनर होता है, जिसकी कम मानी जाती हैं कंपैरेटिवली वो उस पहले वाले की निस्बत लूजर होता है। तो विन लूज स्ट्रेटजी है ये, विन विन स्ट्रेटजी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ किसकी, एक्चुअली बल्कि इसको विन लूज में भी नहीं लाएंगे, हम लूज लूज में लाएंगे। वो ये क्या है, विन लूज विन विन, मैं अभी आगे बताती हूँ फिलिप की स्ट्रेटजीज। अभी सिर्फ इतना ज़हन में रखो कि कोलैबोरेशन के अंदर दोनों पार्टीज का मसला एक ही है, और दोनों पार्टीज देख रही हैं कि इस मसले को सॉल्व करने के लिए बेस्ट हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, और उसी बेस्ट जो डिसीजन है उनका, या बेस्ट जो उनके पास जो भी टेक्निक है उसको वो यूटिलाइज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कन्फ्रंटेशन की मैं जहां पर तुमसे बात कर रही हूँ बेटे, वहां पर क्या हो रहा है कि एक बंदा दूसरे को जाके कॉन्फ्रंट कर रहा है, उस बंदे को जाके कॉन्फ्रंट कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएटिंग इंडिविजुअल हमारे पास एक है, और दूसरा बंदा जाके उसको कॉन्फ्रंट कर रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए। निगोशिएशन के अंदर दोनों की प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करें। यस, सिद्रा इज राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेस टू फेस होती है कॉन्फ्रंटेशन में। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड टेक्निक की, जो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में दोनों का एक ही मसला है, और दोनों मिलके उस मसले को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें ये नहीं होता कि मैंने इसको हराना है उसको हराना है, इसमें ये होता है कि प्रॉब्लम के लिए बेस्ट क्या है। एम आई क्लियर? अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इट डाउन। Okay, bete, great. Let's move to the next technique, and the next technique is compromise. ठीक है, टेक्निक तुम्हें नाम से ही बता रही है कि you have to compromise on something and you are not happy about it. So look, compromise is used to divide the rewards between both parties. Neither gets what he or she wants. Compromise can serve as a backup to resolve conflict when collaboration is ineffective. It is sometimes the only choice when opponents of equal power are in conflict over two or more mutually exclusive goals. Compromise is also expedient. Expedient का मतलब होता है convenient होना. When a solution is needed rapidly. Okay. जब हमारे पास कोलैबोरेशन काम नहीं करेगी तो हमारे पास अगली टेक्निक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो आएगी वो है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में हम क्या करते हैं, दोनों पार्टीज को जो चाहिए होता है वो दोनों पार्टीज को नहीं मिल रहा होता। मतलब फर्ज करो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी 5 शर्तें मानो, अगली पार्टी चाहती है कि तुम उसकी 6 शर्तें मानो, ना तुम उसकी 5 मान रहे हो ना तुम उसकी 6 मान रहे हो, तुम एक की 3 मान रहे हो, एक की 2 मान रहे हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है
कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तुमने अम्मी से बिरयानी की फरमाइश की, अम्मी ने तुम्हें सिंपल चावल में चिकन डाल के खिला दिए, कॉम्प्रोमाइज। ओके, like the thing is the same but you are not getting what you want, but now the meal is cooked and served right in front of you, so you have to do what? Compromise. So this is compromise. Neither party is not getting what they want, but still in order to resolve the conflict this technique is followed. और ये तब किया जाता है जब हमने क्विक रिजल्ट की तरफ जाना हो या क्विक किसी प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो, and we do not have enough time to go through all the alternatives in detail and to come to the point कि अब इनको इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को देखूं, रेजोल्यूशन को देखूं। स्पीडी क्विक डिसीजन के ऊपर इसको किया जाता है। इसमें भी वही पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करेंगी जिसके पास पावर कम होगी, नहीं आपदा। कॉम्प्रोमाइज हमेशा ऐसी दो सिचुएशंस में होता है जहां पर दोनों पार्टीज के पास इक्वल पावर हो। ये मेरा अगला क्वेश्चन था जो मैं तुम लोगों से पूछने वाली थी, पर इसने क्वेश्चन पूछ के मुझसे ही जवाब उगलवा लिया, जबकि ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछना था। बेटे, निगोशिएशन के अंदर एक पार्टी डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर, इसलिए जो डोमिनेंट है उसकी ज्यादा मान रहे हो, अगले की कम। लेकिन कॉम्प्रोमाइज में ज्यादातर तभी होता है, कॉम्प्रोमाइज हम कब करते हैं? जब दोनों पार्टीज एक ही जैसी ताकत की हामिल हो या एक ही जैसे उनके पास रिसोर्सेज हो, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉपर हल ना निकल रहा हो और मसले का फौरी हल तलाश करने के लिए हम एक हल को निकालें और उसको फॉलो करें, लेकिन ऑब्वियसली उस पर दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, वो प्रॉपर हल नहीं है मसले का। क्लियर? ओके, ग्रेट हबीबा। अब मैं चाह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज के बारे में जो लिखा हुआ है वो पढ़ो तुम बुक के अंदर से। छोटी सी हेडिंग है, सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ तुम्हें। ओके बेटे, बाकी बच्चों की भी रिस्पॉन्सिव आ जाने दो, फिर मैं नेक्स्ट पे यूज करती हूँ। रोनल्ड, सिद्रा,
Okay, great बेटे. Let's move to the other technique, that is competing. I wonder कि तुम लोग बार बार ऑफलाइन और ऑनलाइन क्यों हो रहे हो? ये डेलिबरेटली हो रहे हो कि नेट का मसला है? इस तरह हाथ से मत लगे कि मैं एक टेक्निक से अगली टेक्निक पे जब जाऊंगी और जब यही चीजें मैं ऑब्जेक्टिव में पेपर में पूछूंगी तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? छोटा छोटा फर्क है हर टेक्निक में. अगली टेक्निक है हमारे पास कंपीटिंग. नाम से ही कह रहा है कि दो लोग आपस में compete कर रहे हैं. Competing is used to divide the rewards between both parties. Neither gets what he or she wants. Compromise can serve as a backup. Sorry बेटे, compromise मैंने read करना. Competing is an all-out effort to win, regardless of the cost. Competing may be needed in situations involving unpopular or critical decisions. Competing is also used in situations which time does not allow for more cooperative techniques. कंपीटिंग का मरहला या कंपीटिंग की स्ट्रेटेजी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई और स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो कि हमें प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग रिजल्ट दे. ठीक है. सो बेटे अब यहाँ पर हमारे पास क्या इशू आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास ये इशू आ रहा है. Yes, you can say that. Want to defeat opponent at any cost और want to win at any cost. ठीक है. ये जो at any cost वाली सिचुएशन है is not good. At any cost का मतलब है by hook और by crook. इसका मतलब है तुम इसमें right ways भी इस्तेमाल कर सकते हो और inappropriate ways भी. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्लास में तुम्हारा कोई टेस्ट हो रहा है, मैं तुम्हें दो पार्टीज में डिवाइड कर दूं और तुम आपस में compete करो कि हम में से किसी एक ने जीतना है. सो दैट इज कंपीटिंग या कोई रिवॉर्ड है हासिल. जैसे तुम्हारे स्कूल में भी कॉलेज में पोस्टर डे हुआ, कोरोना पे तुम लोगों ने प्रेजेंट किया, उसके अलावा स्पोर्ट्स डे होते हैं. व्हाट इज दैट? इन ऑल दोज थिंग्स ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रॉफी को मैं एंड में किसी चीज से दो हिस्सों में काट के खोलो, आधी ट्रॉफी तुम रख लो, आधी तुम रख लो, कॉम्प्रोमाइज एंड बी हैप्पी. नो, in that way we have to come up with one winner. So in those situations, to resolve the conflict, one has to win. ठीक है. अब फिर तुम्हारे पास 2 मिनट्स हैं, तुम रीड करो इसको इजी मत लो. एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ. छोटा सा एक पॉइंट है और उसमें तुम कंफ्यूजन करोगे, इसलिए अच्छे से इसको रीड करो, फिर मैं नेक्स्ट टेक्निक पे जाती हूँ. छोटा सा लिखा हुआ है, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास. यस आपदा. कंपीटिंग में बोथ पार्टीज का गोल एक ही होता है. दो क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच हो रहा है, गोल है कि उन्होंने एक ही ट्रॉफी को जीतना है. एक हराएगी और दूसरी जीतेगी. एक गोल होगा तभी तो तुम विनर और लूजर डिसाइड करोगे. अगर गोल्स डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर विनर और लूजर कैसे डिसाइड होगा? फिर तो हर एक का मकसद ही चेंज है. तुम दो डिफरेंट चीजों के लिए किसी को विनर और लूजर नहीं ठहरा सकते. एक मकसद हो तभी विन और लूज होता है.
ओके बेटे, होपफुली थिंग्स आर क्लियर नाउ. लेट्स मूव टू द अदर टेक्निक. अब हमने कॉन्फ्रंटेशन, निगोशिएशन, कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइज और कंपीटिंग, ये टेक्निक्स कवर कर ली हैं. अब अगली टेक्निक है हमारे पास अकोमोडेटिंग. नाम ही तुम्हें बता रहा है अकोमोडेट करना किसी को. ठीक है. अकोमोडेटिंग इज एन अनअसर्टिव. अनअसर्टिव का मतलब है सबमिसिव. सबमिसिव होना, किसी चीज के लिए खुद को एक सबमिसिव रवैया जिसे कहते हैं अपना लेते हैं. ठीक है. कोऑपरेटिव टेक्निक यानी कि कोई सबमिसिव से मुराद कोई जरा ना करना. कोई तुम्हें कुछ कह रहे हैं एंड यू आर सबमिटिंग टू देयर कमांड, दैट इज कॉल्ड सबमिसिव. So competing is accommodating is an unassertive cooperative tactic used when individuals neglect their own concerns in favor of other concern. Accommodating frequently is used to preserve harmony when one person has a vested interest in an issue that is unimportant to the other party. You may recall, अच्छा ये मॉरिसन वाली एग्जांपल छोड़ दो. In situation where conflict is discouraged, suppression is often used. इसके बाद अगली टेक्निक है सप्रेशन, जिसको सप्रेशन कुड इवन इंक्लूड द एलिमिनेशन. सप्रेशन की हेडिंग नहीं दी हुई, ये एक और यहाँ पर टेक्निक है सप्रेशन. Suppression is often used. Suppression could even include the elimination of one of the conflicting parties through transfer or termination. Other less effective technique for managing conflict include withdrawing, smoothing, and forcing, although each mode of response is useful in given situation. आपदा, तुम नोट्स पढ़ी थी, तुमने मेरा आंसर नहीं सुना. कौन सा आंसर बेटे? अच्छा, बोथ पार्टीज का गोल एक होता है, ये तुमने पूछा था. बेटे मेरी एक बात गौर से देखो इसको क्लियर, ये कितनी क्लियर चीज है. तुम विनर और लूजर का डिसीजन तभी ले सकते हो जब दो लोग या दो पार्टीज किसी एक ही चीज के लिए कोशिश कर रहे हो. जब मकसद एक होता है तभी फेल और पास होता है ना. अगर दो लोगों के दो डिफरेंट मकसद होंगे तो उन डिफरेंट मकसद पे तुम कैसे विनर और लूजर को डिसाइड कर सकती हो? विनर और लूजर बेटे तभी डिसाइड होता है जब हमारे पास एक ही गोल हो. फर्स्ट प्राइज के लिए दो लोग लड़ रहे हैं, या फर्ज करो आर्ट्स का कंपटीशन है. चलो एक छोटी सी एग्जांपल, आर्ट्स का कंपटीशन है, पेंटिंग का कंपटीशन है. दो लोग फर्स्ट प्राइज के लिए मेहनत कर रहे हैं. उसमें तो विनर और लूजर डिसाइड हो सकता है. एक तरफ क्रिकेट मैच हो रहा है और एक तरफ पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है. तो क्या तुम कह सकते हो कि पेंटिंग कंपटीशन में जीतने वाला विनर है, आर्ट्स में जो है वो लूज करने वाला लूजर है? कैसे? गोल ही चेंज था, कंपटीशन ही चेंज था. सो यस, गोल विल बी सेम, देन यू विल डिसाइड अबाउट विनर और लूजर. अगली टेक्निक है अकोमोडेटिंग. नाम से ही बता रही है किसी को अकोमोडेट करना. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम्हारी अम्मी फर्ज करो तुम्हारे लिए कोई दो सूट लेकर आई हैं, दो बहनों के लिए दो सूट लेकर आई हैं. उनमें से एक तुम्हारी बहन को बहुत पसंद आ जाता है और वो वाला ड्रेस रखना चाहती है. ठीक है, बट यू डोंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट ड्रेस. तो यू विल से ओके अकोमोडेट ले लो, मेरा तो वैसे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसका मतलब ये है कि अकोमोडेट में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक पार्टी सबमिसिव रवैया इख्तियार करती है, यानी दूसरी पार्टी की बात मान जाती है कि तुम अच्छा इसको ऐसे रिजॉल्व कर लो, क्योंकि वो उस कह लो इशू को लेकर या उस स्पेसिफिक आउटकम को लेकर या वैसे कंसर्न नहीं होती. क्या तुम्हें समझ आई है? सबमिसिव रवैया किसी का कब होगा? अकोमोडेट किसी को हम तब करते हैं जब हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये चीज लेना चाहता है, मेरा तो इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है. देन वी अकोमोडेट द अदर पर्सन और द पार्टी, एंड दैट्स व्हाई द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग. एम आई क्लियर बेटे?
ओके बेटे, अब उसी में आगे एक और दी हुई है टेक्निक सप्रेशन। बेटे सप्रेस किसी को तब किया जाता है जब व्हेन यू हैव द पावर। सप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी की ट्रांसफर करवा देना, किसी को क्या कहते हैं, टर्मिनेट करवा देना किसी जगह से। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, अक्सर तुमने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ऐसा होता है कोई दो डिपार्टमेंट्स या दो लोगों के दरमियान किसी एक बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो या तो कोई डेलिबरेटली वहां से छोड़ के चला जाता है, मतलब सप्रेस करना। एक पार्टी के पास पावर है, दूसरी उसका इस्तेमाल कर कर अगले बंदे को सप्रेस कर रही है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग टेक्निक है। अब मैं चाह रही हूँ अकोमोडेटिंग और सप्रेसिंग के बारे में जो लिखा हुआ है, प्लीज उसको रीड आउट करो बुक में से, और फिर मैं अगली टेक्निक्स पे जाऊँ। रीड आउट करो उसको अभी अभी के अभी।
जी बेटे अगले पे चलूं, इज इट क्लियर नाउ? ओके बेटे, अगले रिस्पॉन्स की तरफ आ रही हूं मैं। अगला रिस्पॉन्स है हमारे पास अवॉइडिंग। In avoiding, the participants never acknowledge that a conflict exists. Avoidance is the conflict resolution technique often used in highly cohesive groups. The group avoids disagreement because its members do not want to do anything that may interfere with the good feelings they have for each other. अब सिंपल क्या है अवॉइडिंग में बेटे, जैसे बाद तुम्हें अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से किसी बात को लेके एतराज हो रहा हो, लेकिन तुम उसको उस एतराज को या उस प्रॉब्लम को जो है वो इग्नोर कर दो बिकॉज तुम्हारी और उसकी 10-15 साल की दोस्ती है या आपस में तुम लोग बहुत क्लोज हो, तो तुम नहीं चाहते हो कि उसको हाईलाइट करने की वजह से या डिस्कस करने की वजह से तुम्हारा अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो इफेक्ट हो। तो अक्सर हम अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, लेकिन हम कहते हैं चलो यार जाने दो। तो दिस इज द सेम थिंग, जाने दो सिचुएशन, अवॉइडिंग the thing, the conflict is there but you ignore it because you do not want to actually happen something bad between you and your friend, or when the groups are really close or cohesive, then in order to avoid that thing you avoid conflict by avoiding. अगली है withdrawal. Withdrawal from the conflict simply removes at least one party, thereby making it impossible to resolve the situation. The issue remains unresolved, and feeling about the issue may resurface inappropriately. If the conflict escalates, escalate का मतलब बढ़ जाना, into a dangerous situation, avoiding and withdrawing are appropriate strategies. ठीक है? विड्रॉल की टेक्निक बेटे तब इस्तेमाल की जाती है जब दो पार्टीज के दरमियान किसी बात, ऐसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जिसका बिल्कुल भी हल ना निकल रहा हो. सो व्हाट हैपेंस, यू विड्रॉ फ्रॉम इट. ठीक है, कोई एक पार्टी एटलीस्ट उसमें से पीछे हट जाए, विड्रॉ कर जाए. कोर्ट के अक्सर केसेस होते हैं इस तरह के जिनका कोई हल नहीं निकल रहा होता, मामला 10-10, 15-15 साल तक लटक रहा होता है, बट नोबडी इज देयर टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन. तो क्या किया जाता है, सेटलमेंट कर ली जाती है जिसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं. इसमें भी नॉर्मली एक पार्टी जो है वो विड्रॉ कर जाती है, एटलीस्ट वन पार्टी विड्रॉ करेगी तो हल निकलेगा ना. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ताकतवर पार्टी विड्रॉ कर रही है या कमजोर पार्टी विड्रॉ कर रही है. द थिंग इज ओवर हियर दैट नथिंग, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन. और जब कोई भी ऐसा मसला हो जिसमें सिचुएशन किसी डेंजरस लेवल तक जा सकती है, मामला बहुत खराब हो सकते हैं, सो अवॉइडिंग और विदड्रॉ जो है वो अच्छी ऑप्शन होती है कि बनिस्बत इसको उसको किसी नेक्स्ट लेवल सिचुएशन पे ले जाकर खराब कर लिया जाए. वी ऑप्ट आउट फॉर विदड्रॉइंग और व्हाट, अवॉइडिंग. अगली है स्मूथिंग. स्मूथिंग का मतलब है बटर लगाना, जैसे बटरिंग करना. Smoothing is accomplished by complimenting one's opponent, downplaying differences and focusing on minor areas of agreement as though little disagreement existed. Smoothing may be appropriate in the dealing with minor problems, but in response to major problems it will receive the same result as withdrawal. यहाँ पर बेटे स्मूथिंग का मतलब ये है कि एक कोई इश्यू है तुम्हारे दरमियान या दो पार्टीज के दरमियान, मेजर इशू तो है ही है, लेकिन उस इशू के अंदर कुछ माइनर पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे तुम मुत्तफिक हो, तो हम उन माइनर पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, माइनर एग्रीमेंट वाले पॉइंट्स पे फोकस करते हैं
और मेजर पॉइंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं जस्ट इन केस टू सेटल आउट और सेटल डाउन द कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने अपोनेंट की तारीफ करते हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जो डिफरेंसेस हैं उनको डाउन प्लेइंग डिफरेंसेस का मतलब डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं, और जो माइनर एरियाज एग्रीमेंट के होते हैं ना उसके ऊपर फोकस करते हैं बनिस्बत डिसएग्रीमेंट। जरूर ये ऐसी देखो, ये ऐसी एग्रीमेंट होती है कि तुम दूसरी पार्टी से एग्री तो कर रहे हो, ठीक है, दूसरी पार्टी से एग्री तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास इस एग्रीमेंट में डिसएग्रीमेंट भी मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस मेजर डिसएग्रीमेंट को इग्नोर करके माइनर डिसएग्रीमेंट पे फोकस करते हैं। ये भी तब होता है when you are not able to find the appropriate solution to the problem, so you come out for smoothing कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, सारी बातों में से ये चंद बातें तो हैं ना जिसपे मुझे एग्रीमेंट है, so you focus on those points instead of the whole scenario। उसके बाद है फोर्सिंग। फोर्सिंग नाम से ही कह रहा है बेटे कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को फोर्स करती है, कोई काम करने के लिए जबरदस्ती करवाया जाता है, और ऑब्वियसली ऐसा तब होता है जब कोई सुपीरियर किसी इंफीरियर को कोई काम करवाने के लिए फोर्स करे। द फोर्सिंग विल कम इनटू प्ले देन। उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर तुम नेगेटिव किसी काम को करने से मना कर रहे हो वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, और अगर तुम किसी अच्छे काम को करने से मना कर रहे हो तो वो नेगेटिव रेजिस्टेंस है। दिस अगेन कम्स इन वन ऑफ द स्ट्रेटजी, और यू कैन से द रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नाउ आई वांट यू टू गो थ्रू अवॉइडिंग से लेके रेजिस्टेंस तक जितना लिखा है, 5 मिनट तुम्हें दे रही हूँ, ये सारा चुप करके रीड आउट करो। रीड आउट करना है बेटे, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो चीज समझ नहीं आ रही है पहले पूरा रीड आउट करना है, फिर मुझसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। यू हैव 5 minutes, रीड इट राइट नाउ।
ओके बेटे, क्लियर हो गया सारा? Mama, you fly. बेटे आगे मूव करें, फिलिस की स्ट्रेटजीज भी करनी है हमने आज। ओके ग्रेट बेटे, अब होपफुली सारे रिस्पॉन्सेस तुम लोगों को क्लियर हो गए हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के। अब मैं जाने लगी हूँ बिल्कुल स्लाइड शुरू से जहाँ स्टार्ट हुई थी, फिले स्ट्रेटजीज। बेटे फिले स्ट्रेटजीज जो मैं तुम लोगों को स्टार्ट करवाने लगी हूँ, ये 2 साल पहले तुम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था जिसपे सिनेरियो दिया हुआ था और सिनेरियो में लिखा हुआ था, वो मैं क्वेश्चन भी शॉर्टली शेयर करूंगी तुम्हारे साथ, और उस सिनेरियो की बेस पर आंसर फिले स्ट्रेटजीज था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे बिकॉज उनको आइडिया था। इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ताकि अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए या जैसे भी क्वेश्चन आए, इट डजंट मैटर, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब फिले हमारे पास, फिले एक इंडिविजुअल है जिसने 1975 में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई। इसने कहा कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए 3 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, विन लूज स्ट्रेटजी, विन विन स्ट्रेटजी या लूज लूज स्ट्रेटजी। यानी एक स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिसमें एक पार्टी जीतेगी, एक हार जाएगी, एक स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिसमें दोनों पार्टीज जीतेंगी, और एक स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिसमें दोनों पार्टीज हार जाएंगी, यानी कि दोनों को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहती हैं। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए इन तीनों बेसिक स्ट्रेटजीज को अपनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रेटजी का जिक्र करती हूँ, विन लूज स्ट्रेटजी। One party exerts dominance usually by power of authority and the other party submits and loses। कहता है विन लूज में ऐसा होता है कि एक पार्टी जिसके पास पावर होती है या अथॉरिटी होती है, फर्ज करो एमएस तुम्हें हॉस्पिटल में कुछ करने के लिए कह रहा है, उसके पास पावर है, ठीक है, तुम सबॉर्डिनेट हो, करना चाहो या नहीं करना चाहो, यू हैव टू डू इट। हेड नर्स ने तुम्हें कुछ कह दिया, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाती है, मेरे पास कोई नहीं है, तुम करो, बाद में तुम्हें अकोमोडेट कर देंगे, सो व्हाट, even if you don't want to, you have to do it sometimes, you cannot bluntly say no because they have the authority. So this is called win lose strategy, when one party exerts its dominance by using authority and power and the other party have to submit, means submissive उसका रवैया होगा, and loses। अब तुमने मेरे साथ अभी जो रिस्पॉन्सेस कवर किए हैं, जो मैंने तुम्हें इससे पहले करवाए हैं, मैंने इसलिए पहले वो करवाए और बाद में फिले स्ट्रेटजीज पे आई हूँ क्योंकि तुम्हें समझ ही ऐसे लगना था। इसका सीक्वेंस ये होगा, पहले तुम रिस्पॉन्सेस करोगे, बाद में फिले की स्ट्रेटजी। अब तुमने उसमें फोर्सिंग पढ़ी थी मेरे साथ। फोर्सिंग में क्या होता है, जिसके पास ताकत होती है वो अगले से अपनी बात मनवा लेता है, एक जीतता है एक हारता है। कंपीटिंग में क्या होता है, 2 लोगों के दरमियान मुकाबला होता है, एक जीता है एक हारता है। निगोशिएटिंग में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसकी ज्यादा मानी जाती है, जिसके पास कम उसकी कम, तो एक कम और एक ज्यादा। अब क्या है, एक जीत रहा है एक हार रहा है। वो सारे रिस्पॉन्सेज जो तुमने मेरे साथ पढ़े थे, फोर्सिंग, कंपीटिंग एंड निगोशिएटिंग,
वो फिले के हिसाब से विन लूज स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्टी विन करती है और अगली पार्टी लूज करती है। एम आई क्लियर बेटे? ओके ग्रेट। अब आ जाओ बेटे लूज लूज स्ट्रेटेजी पे। The settlement reached at the settlement reached is unsatisfactory to both sides। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसी सेटलमेंट आ रही है जो कि दोनों ही उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन दोनों उसको जो है मान रहे हैं, मानना पड़ा है उनको। जो भी रिवॉर्ड है वो दोनों में डिवाइड कर दिया, दोनों को वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं, तो क्या है लूज लूज स्ट्रेटेजी। तुमने मेरे साथ अवॉइडिंग पढ़ी थी, विड्रॉइंग पढ़ी थी, स्मूथिंग पढ़ी थी, कॉम्प्रोमाइजिंग पढ़ी थी। क्या इसमें कोई क्लियर विन लूज या विन विन था? नहीं था। ये सारी स्ट्रेटेजीज लूज लूज में आती हैं। अवॉइडिंग में भी मसला वहीं का वहीं रहता है, बस एक बंदा उसको अवॉइड करता है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व ना हुई, तो लूज लूज स्ट्रेटेजी। विड्रॉइंग में भी एक पार्टी विड्रॉ कर लेती है। स्मूथिंग में भी तुम मेजर चीज को छोड़ के माइनर पे इत्तफा कर लेते हो। कॉम्प्रोमाइज में भी क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप खराब होने से बचाने के लिए हम किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन मसला वहीं का वही रहता है। यानी कि ये लूज लूज स्ट्रेटजीज हैं। ये रिस्पॉन्सेज जो तुमने मेरे साथ पीछे पढ़े, ये फिले के हिसाब से लूज लूज में आते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं विन विन स्ट्रेटजी की तरफ। विन विन स्ट्रेटजी का मतलब ये है focuses on goals and attempt to meet the needs of both parties। दोनों पार्टीज गोल पे, जो उनका मकसद है उस पे फोकस करती हैं और ऐसे डिसीजन की तरफ जाती हैं जिससे उनका गोल भी सेटल्ड हो जाए और किसी को भी विन लूज या लूज लूज स्ट्रेटजी का सामना नहीं करना पड़े। दोनों पार्टीज की जीत है, विन विन स्ट्रेटजी। तुमने मेरे पास विन विन स्ट्रेटजीज क्या पढ़ी थी? कॉन्फ्रंटेशन विन विन थी ना, अगर प्रॉपर तरीके से की जाए। बेस्ट एग्जांपल क्या थी विन विन की? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विन विन स्ट्रेटजी, क्योंकि दोनों पार्टीज का मकसद होता है गोल को सॉल्व करना, वो उसको सॉल्व करती हैं और अपने मकसद तक पहुंच जाती हैं। अब दो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं विन विन स्ट्रेटजी को सॉल्व करने के लिए, जो कि है कंसेंसस एंड इंटीग्रेटिव डिसीजन मेकिंग। कंसेंसस का मतलब किसी की राय लेना, ठीक है। कंसेंसस और इंटीग्रेटिव डिसीजन मेकिंग में से पहले मैं कंसेंसस के ऊपर आती हूँ। अच्छा बेटे, मैं चाह रही हूं कि तुम यहां पर इसको छोड़ दो। विन विन स्ट्रेटजी की ये दो टेक्निक्स और बाकी का चैप्टर अगली दफा मैं एक लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी का लूंगी, एक मैनेजमेंट का लूंगी, और उस पहले वाले लेक्चर में मैं कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगी। तो ये हमारा कम से कम तीसरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट का। तो यहीं पर छोड़ दो, आज के लिए काफी हो गया है। ये दो स्ट्रेटजी जरा और समझने वाली हैं, पहले पीछे से अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, याद करो, फिर मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करूंगी और इन दो स्ट्रेटजीज की तरफ आऊंगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं साइन आउट करूंगी। मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, आई एम स्टिल हियर, अदरवाइज बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीक। ग्रुप में मैं तुम्हारा टेस्ट भी अनाउंस कर दूंगी, कमिंग वीक में तुम्हारा वो टेस्ट भी शेड्यूल करके मैं ले लूंगी, और मैं तुम्हें तुम्हारे पेपर के बारे में भी बता दूंगी जो कि जुलाई में तुम्हारा सेंड अप एक्सपेक्टेड है। सेंड अप कह रही हूँ, सॉरी, मिड टर्म। इफ नो क्वेश्चन देन लेट मी नो। ओके, आपदा ने तो मुझे अल्लाह हाफिज भी कर दिया, ठीक है आपदा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनको मेरा पैगाम दे दो, मैं उन्हें किसी सूरत भी पेपर में अपेयर नहीं होने दूंगी। अगर ये हाल है तो ना मिड टर्म में अपेयर होगे, ना कॉलेज से तुम्हारा एडमिशन जाने दूंगी। मुझे इस क्लास में फुल अटेंडेंस चाहिए।
बाद में घबराए घबराए फिरते हो पेपरों में। ओके बेटे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस वीकेंड। अच्छे से सारा पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप मी अ मैसेज और मैं तुम्हें मैसेज बता दूंगी टेस्ट के बारे में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।